कार्यक्रम अन्नदाता सुनिए सब बण भैया ने रिसाले भाई की राम राम। कार्यक्रम अन्नदाता और इसमें भाई हम जो है ना खेती बाड़ी से लेकर पशुधन के बारे में भी बात कर दे रहे हैं। और भाई जिस तरह का सीजन चल रहा है, जो भी फसल भाई आवा है जावा है उसकी जानकारी भाई है ना समय समय पर दे रहे हैं। और भाई देख रहे हैं कि जो है ना बुआई का समय भी आएगा, पौध भी बोएंगे, अगर धान की फसल की रुपाई भी होगी। तो भाई कई बार न्यू देखा है किसान भाई की भी ज्यादा फसल लेनी है हमने, और खाद जो है ना रासायनिक खाद है, दूसरी खाद है, अंधाधुंध जो है ना गिरना खेत में शुरू कर दे हैं। पर भाई उन्होंने न्यू नहीं पता होता है कि माना जो खेत में जो हम खाद डालने लग रहे हैं उसकी इतनी जरूरत है भी है कि नहीं है। तो भाई आज हम जो है ना किसान भाइयों के साथ ये बात कर रहे हैं कि भाई जो उर्वरक हैं उनका सही चुनाव किस तरह करना चाहिए और उनका उपयोग भी किस डाल करना चाहिए। क्योंकि किसान भाई न्यू भी जाना है कि जो भाई खेती है उसमें ज्यादा पैदावार लेना सोचा है। भाई ज्यादा पैदावार तो लेना है तो उसमें कई बातों का ध्यान भी आपने जो है ना रखना पड़ेगा। क्योंकि अगर भूमि का प्रबंध बढ़िया होगा और उसके में अच्छी किस्में आप बोओगे तो भाई देखो क्यों ना उत्पादन बढ़िया होगा। तो कई बार न्यू देखा है कि जो पोषक तत्व हैं जमीन के वो कम होते जाने लग रहे हैं। पर उसका मतलब न्यू सोचा है किसान भाई जो अधिक फसल लेना चाह रहे हैं, उत्पादन को बढ़ाना चाह रहे हैं, उसमें भाई ज्यादा से ज्यादा जो रासायनिक खाद है, उर्वरक है, उनका प्रयोग खेती में करा है। पर भाई जितने भी जो ये आवश्यक पोषक तत्व हैं संपूर्ण मात्रा में उपलब्ध नहीं होंगे। क्योंकि जिस कारण जो है ना जो मिट्टी है उसके जो उर्वरक तत्व हैं तो भाई किस तरह मिलेंगे वो मिलेंगे भाई अच्छे उर्वरक का सही चुनाव करके कितना हमने देना चाहिए उसके ऊपर निर्भर करा है यह बात। तो भाई हमने तो यूं करना चाहिए कि जो अपना खेत है कई बातों का न्यू ध्यान रखना चाहिए कि उसमें जो है ना भाई पहला तो यह बात न्यू देख लें कि भाई जो हमारे खेत की माटी है उसकी जांच करवा लें। क्योंकि जांच करवाने के बाद न्यू पता चल जाएगा कि भाई हमारे खेत में कौन से पोषक तत्व की ज्यादा कमी है और कौन सा ज्यादा है। न्यू बेरा पाट गया तो भाई समझो कि जो खेती है बहुत बढ़िया शुरू हो जाएगी होनी। दूसरी बात अम्लीय जो मिट्टी है उसमें भाई कई बार ने देखा है कि जो नाइट्रोजनधारी उर्वरक है उनका प्रयोग करना चाहिए। क्योंकि मिट्टी में जो अपना क्षारीय प्रभाव है न्यू डाला है, जिस तरह के कैल्शियम नाइट्रेट है या पोटाशियम नाइट्रेट है, वो सारे के सारे जितने भी ये नाइट्रेट हैं या पोटाशियम का जिक्र करें, कैल्शियम का जिक्र करें, ये सारे क्षारीय हैं, इनका प्रभाव खेत में पड़ा है। मिट्टी में फास्फोरस की अत्यधिक कमी की दिशा में अगर सोचें कई बार ने देखा है कि भाई ज्यादा कमी हो रही है तो पानी में जो घुलनशील फास्फोरस युक्त उर्वरक है जिस तरह के सिंगल सुपर फास्फेट है या डबल सुपर फास्फेट है या भाई ट्रिपल सुपर फास्फेट है, इसको हमने प्रयोग में लाना चाहिए। चिकनी मिट्टी हो तो भाई जैविक खाद का प्रयोग करने तय इसमें जो है ना हवा का जो संचार है ना, हवा उसकी मिट्टी के में को पास होगी गुजरेगी तो इससे जो है ना उसकी जो भौतिक दशा है मिट्टी की वो सुधर जाएगी और जिससे जो है ना फसल अच्छी पैदावार होगी। रेतली मिट्टी में जो पोषक तत्व है उसमें भी कई बार देखा है कि उसमें जो पोषक तत्व है उनकी कमी होने की संभावना बढ़ जाए। तो इस मिट्टी में जैविक खाद जिस तरह के गोबर की खाद है या केंचुआ खाद है इसका ज्यादा से ज्यादा भाई प्रयोग करना चाहिए ताकि जो मिट्टी की जल धारण करने की, मिट्टी को में जो है ना पानी सोखने की ताकत जो है ना बढ़ जाए। जब बढ़ जाएगी तो भाई देखो उसमें जो है ना खड़ी फसल पर जो पोषक तत्व है उनकी उचित मात्रा पानी में घुल कर जो पर्णीय छिड़काव है वो करना लाभदायक रहेगा। और जो कम अवधि की फसलें हैं उनमें शीघ्र जो है ना उपलब्ध होने वाली जितनी भी लंबी अवधि की फसलें हैं धीरे धीरे जो पोषक तत्व हैं उनमें जो मिलती रहे खाद और उर्वरकों का जो प्रयोग है हमने भाई ठीक ढंग से उसमें करना चाहिए। एक बात और है, जो लंबी अवधि की फसलें हैं उनमें भाई साइट्रेट घुलनशील जिस तरह के डाई कैल्शियम फास्फेट का जिक्र करें। कम अवधि की फसलों में पानी में घुलनशील जो फास्फेटिक भाई है उर्वरक जितने भी हैं उनका प्रयोग हमने करना चाहिए। और कम नमी वाली जो मिट्टी है उसमें नाइट्रेट युक्त उर्वरक जिस तरह के सोडियम नाइट्रेट है, कैल्शियम नाइट्रेट है, पोटाशियम नाइट्रेट है। और भाई जो सिंचाई या इत्यादि जो बारिश वाला जो क्षेत्र है उसमें मिट्टी में अमोनिकल या एमाइड युक्त अमोनिया क्लोराइड, अमोनिया सल्फेट या डीएपी ये जो उर्वरक हैं इनका प्रयोग करना चाहिए। और भाई उर्वरकों का प्रयोग संतुलित रूप में करना चाहिए। नाइट्रोजन फास्फोरस
या भाई पोटाश युक्त जितने भी उर्वरक हैं मिट्टी की जांच के आधार पर देने में सभी उर्वरकों का प्रयोग अक्षमता बढ़ाई जा सका है। क्योंकि कई बार देखा है किसान भाई दूसरे पड़ोसी ने देखकर जुट जाएंगे कि भाई उसने एक कट्टा घेरा तो हम 2 घेर देंगे, हमारी फसल बड़ी होगी, पर ये उस बात का ध्यान नहीं रख दे भाई उसमें उस खाद की जरूरत भी है या नहीं। इस बात का उन्होंने ध्यान रखना है। तो भाई ये तो हमने बात करी कि जो उर्वरक हैं उनका सही चुनाव और उपयोग किस डाल करना है। अब लेंगे भाई थोड़ा सा अंतराल और भाई चर्चा करेंगे साथ साथ में। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए देखते आए अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल। डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री। एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए देखते आए अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल। डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री। और भाई ईब चर्चा करेंगे मृदा स्वास्थ्य कार्ड पे। अब जिक्र कर रहे थे थोड़ी देर पहले भाई हम भी कि जो मिट्टी का जो स्वास्थ्य है ना उसको किस ढाल बनाना है, यानी कि भाई उसमें कौन कौन से पोषक तत्वों की जरूरत रहा है खेती के लिए और कौन कौन से की नहीं रहा है। तो सरकार ने भी एक कार्ड शुरू कर रखे है मृदा स्वास्थ्य कार्ड। और भाई इस स्कीम के गिले भारत सरकार द्वारा वर्ष 2015 में जो हमारे देश के किसान हैं उनको फायदा पहुंचाने के लिए इस कार्ड की शुरुआत करी थी। और इस योजना के अंतर्गत क्या था कि भाई जो देश के किसान हैं उनकी जमीन की जो मिट्टी की गुणवत्ता का एक तो अध्ययन करके और एक अच्छी फसल लेकर उसमें जो है ना युग करने में सहायता मिली कि भाई जो गुणवत्ता है मिट्टी की उसको किस तरह बढ़ाना है। किसानों को भाई एक जो हेल्थ कार्ड है दिया जाएगा मिट्टी का, यानी कि मृदा स्वास्थ्य कार्ड, जिसमें किसान की भाई जमीन की मिट्टी किस प्रकार की है इसकी जानकारी दी जाएगी। और किसान अपनी फसल की मिट्टी की जो गुणवत्ता है इसके आधार पर अच्छी फसल भाई लेकर और भाई कई तरह उत्पादकता बढ़ा के अच्छा मुनाफा कमा सका है। और केंद्र सरकार ने भाई सोयल हेल्थ कार्ड प्रत्येक 3 साल में किसानों को दिया जाए है। इस कार्ड जो है ना किसानों को उनके खेती की गुणवत्ता के अनुरूप दिया जाए है और किसानों को उनके खेतों की जो मिट्टी का स्वास्थ्य है उसके अनुसार फसल लगाने के लिए प्रोत्साहित करना। मिट्टी की गुणवत्ता के अनुसार फसल लगाने तय फसल की उत्पादकता क्षमता जो है ना वो बढ़ेगी, जिससे किसान की आय में भी बढ़ोतरी होगी। और खाद के उपयोग से मिट्टी के आधार पर और संतुलन को बढ़ावा देना है, जिससे किसानों को भाई कम कीमत में अधिक पैदावार मिल सके। तो ये भाई फायदा किसान भाइयों के लिए रहेगा। देखो भाई जो ये मृदा स्वास्थ्य कार्ड है इसका फायदा भी है। क्योंकि जो भाई जो सोयल हेल्थ कार्ड के जो केंद्र सरकार द्वारा ये शुरू कराया गया है, तो इस योजना के माध्यम से किसान अपने खेत की मिट्टी की जो उपज है उसको बढ़ा सकेंगे। मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना के नाम तय भी भाई इस योजना को जाना है। इस योजना के अंतर्गत भाई एक कार्ड प्रदान कराया जाए है, जिसके माध्यम से किसान अपने खेत की जमीन की मिट्टी का प्रकार जान सका है। यदि किसान को अपने खेत की मिट्टी का प्रकार पता होगा तो उन्हें भाई जो है मिट्टी की गुणवत्ता के आधार पर उसके अनुसार फसल लगाने में आसानी होगी और अच्छी खेती की जा सकेगी और ज्यादा मुनाफा मिल सकेगा। किसानों को उनके खेत की मिट्टी से संबंधित सभी जानकारी भाई मृदा स्वास्थ्य कार्ड के माध्यम से प्रदान करी जाए है। इस कार्ड के माध्यम से किसानों को यह जानकारी प्रदान करी जाए है कि मिट्टी के अंदर कितनी मात्रा में क्या चीज है और किस फसल के लिए कितनी खाद और कौन सी खाद का उपयोग करना है, इस बात की जानकारी का पता लग जाएगा। कार्ड के जरिए भाई किसानों को अपने खेत के अनुसार फसल लगाने के सुझाव भी दिए जाएंगे, क्योंकि कई बार ये देखा है कि किसान की जो मिट्टी है फसल के लिए
उसमें जो है ना कई बार देखा है कि भाई जो है तो भाई वो गन्ने के लिए ले ले दूसरी फसल, तो भाई ये साधारण सी बात है कि उसमें कम पैदावार होगी। है धान के लिए ले गन्ने के लिए, तो इसमें क्या है कि भाई जो पोषक तत्व जिस फसल के लिए चाहिए उसके अनुसार भाई मिट्टी का जांच करवा के पता लग जाएगा। और भाई उसके अनुसार ही अगर आप भाई खेती करेंगे मिट्टी के अनुसार, तो भाई उसमें लाजमी जो है ना किसान भाई का फायदा होगा। तो ये तो जिक्र करें हमने कि जो मृदा स्वास्थ्य कार्ड क्या है। और भाई लगे आज जो है ना किसान भाइयों को बता दें कि जो मौसम है इसकी जानकारी दे दें, क्योंकि भाई आज का अधिकतम तापमान का जिक्र करें तो वो रहा भाई 36 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 26 डिग्री सेल्सियस। कल भाई जो है ना अधिकतम तापमान रहने की संभावना है 37 डिग्री और न्यूनतम तापमान 27 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना रहेगी। और भाई जिक्र करें तो भाई कल का जो कार्यक्रम रहेगा किसान वाणी, उसमें हम बात करेंगे कि डेयरी और मत्स्य पालन क्षेत्र में अवसर, इस बात न लेकर जिक्र करेंगे। नई फसल नई उमंग में बात करेंगे बेल वाली सब्जी घिया की बिजाई के ऊपर, और साथ में जानकारी देंगे प्राकृतिक खेती में कि प्राकृतिक खेती समय की मांग और वह क्यों जरूरी है, क्योंकि जाना है कि भाई जो प्राकृतिक खेती है इस तरफ सरकार भी पूरा रुझान दे रही है कि भाई ज़्यादा से ज़्यादा जो हमारे किसान भाई हैं प्राकृतिक खेती की तरफ बढ़ाएं, अच्छा मुनाफा कमाएं और भाई साथ साथ में जो स्वास्थ्य है उसको भी अच्छा बना के रखें। और ईब जो है ना भाई बाट देख दे रहे हैं मनोरंजन की, तो आओ सुनते हैं पहला ये लोकगीत। तीन सौ 60 सगाई किसे की, ये तैयारी को न्यारे और पूर्ण कैसी कसम किसी ने उठाई को न्यारे। हनुमत लाया बूटी इसी, हनुमत लाया बूटी इसी दवाई को न्यारे और रावण कैसी विदा किसे ने पाई को न्यारे। नजर नहीं से कोई मानस गुनिया में नारद जी के बोल बताए ऊपर मुनिया में। आर धर्मपुत्र सी दुनिया
दुनिया में धर्मपुत्र सी सच्चाई को न्यारे श्री रामचंद्र सी धनुष किसी ने उठाई को न्यारे आई को न्यारे करता वो कर्ण वीर दानी दुर्योधन अन्यायी राजा वो पूरा अभिमानी अरे नरसी कैसी बात की बनी नरसी कैसी अरे लाई को न्यारे और कंस पपीसी पूरी किसी ने साई को न्यारे ससाज सगाई किसी की आई को न्यारे तेरे पूरे कैसी कसम किसी ने आई को न्यारे खरागनी फिर मारते रहू भला कौन काट दे चू कैसी कौन काट दे चू कैसी कविताई को न्यारे श्री पल्ले राम ने सीख बेरानी गाई को न्यारे आई को न्यारे और भैया ना ये तो सुने लोकगीत। गायक कलाकार थे सुभाष बड़ोडिया व साथी। और भाई आज की नसीहत में बात करेंगे कपास फसल की देखभाल पे। कई बार किसान भाई देखा है कि कपास जो है ना उसमें बीमारी लग जा है और वो बीमारी खास करके एक तो जड़ा पर लग जा और एक पत्तियां पर लग जा। दो डाल की जो है ना बीमारी आ जाए कपास के पौधे में। पत्तियां पर जो लगने वाला रोग है उसना क्या है पत्ता मरोड़ रोग। इसके बाद भाई जिस तरह जड़ में लगने वाले रोगों में एक तो जड़ गलन या भाई झुलसा रोग खास है इसमें, क्योंकि भाई जो टिंडा गलन है जो कि फफूंद जीवाणु या कीड़ों द्वारा भाई उत्पन्न हो जाए ये बीमारी खास इसमें देखना हुआ है कपास की फसल में। या भाई ज्यादा बारिश आ जाए तो और भी ज्यादा समस्या आ जाए। तो इसलिए भाई एक तो किसान भाइयों ने ये जो रोग हैं इनकी पहचान भी रखनी पड़ेगी और साथ साथ में भाई उपचार भी करना पड़ेगा। पत्तों में जो खास देखने में हुआ रोग और भाई उनकी रोकथाम वो है भाई पैराविल्ट रोग। यो आजकल के समय में कपास में एक खास मुख्य रोग है। यो समस्या आमतौर पर भाई जो अगस्त का महीना आवेगा या अक्टूबर तक जो है ना उन महीने के बीच में यो देखने आवेगी समस्या। इसका मुख्य कारण तो न्यू है कि जो लंबे समय तक भाई एक तो सूखा रहे या भाई इसके बाद पानी दे दें या फिर बारिश ज्यादा हो जाए। रेतली जमीन में इसका जो प्रकोप है भाई ज्यादा देखने मिला है और भाई इस समस्या के कारण जो पौधे हैं उनके पत्ते अचानक से जो है ना मुरझा जाएंगे और भाई फिर वो एकदम से जो है ना सूखने लग जाएंगे। पौधे की जड़ें सामान्य रहे हैं और भाई कई तरह इस समस्या के लक्षण दिखाई दें
तो भाई 48 घंटे के अंदर कोबाल्ट क्लोराइड 2.0 ग्राम या भाई 200 लीटर पानी में घोल बना के प्रति एकड़ छिड़काव करना है। एक बात और है, इसमें एक बीमारी का जिक्र कराया था पत्त्याले का, पत्ता मरोड़ रोग, यो भी इसमें देखने मिला है। यो कपास का खास रोग है, क्योंकि भाई ज्यादातर जो है ना कपास में पत्ता मरोड़ रोग ही देखने मिला है। सबसे पहले ऊपर की जो कोमल पत्तियां हैं इसका असर उसके ऊपर दिखाई देगा। पत्तियां के ऊपर की तरफ मुड़कर भाई जिस तरह कप जिस तरह की जो शक्ल है इस तरह की दिखना लगेंगी। वो कड़ी कड़ी भाई पत्तियों की जो निचली तरफ नसों पर पत्ती की आकार की बढ़वार भी दिखाई देगी। ऐसे पौधे छोटे रह जाए हैं, इन पर फूल कली या टिंडे नहीं लगते भाई, और इनकी बढ़वार जो है ना एकदम रुक जा है। और उपज का भाई इसके ऊपर बुरा असर पड़ा है, क्योंकि अगर ये सही नहीं होगा तो देखो उपज का तो नुकसान होना लाजमी है। तो यो रोग एक जैमनी विषाणु द्वारा हुआ। सफेद मक्खी जो है ना इस रोग को फैलाने में सहायक रहा है। एक बात और है, जब ये रोग ज्यादा हो जाए तो वहां पर भाई ऐसी फसल न लेकर के देसी कपास बोई जाए तो कई तरह वो बढ़िया रहेगी, क्योंकि इस कपास में ये रोग बिल्कुल नहीं लगता, क्योंकि जो सफेद मक्खी है इसका पूर्ण रूप से जो नियंत्रण रखें। इस प्रकार के जो खरपतवार भी हैं इस रोग को फैलने में सहायक रहे हैं। एक रोग और आ जाए इसमें, पत्ता छेदक धब्बा रोग भी आ जाए है। यो रोग जो है ना माइरोथीसियम रोडिडम नामक फफूंद से हो जाए। इस रोग के मुख्य लक्षण रोगी पत्तों पर भाई लाल बैंगनी झलक लिए हुए हल्के भूरे रंग की फफूंद की जो बिंदियां वाले धब्बे दिखाई देंगे। शुरू में इन धब्बों के आकार का जो है ना पिन के सिरे जैसा होगा, और प्रकोप की अवस्था में धब्बे आपस में मिल जाएंगे, और फिर जो है ना वो रोगग्रस्त जो पत्तों के ऊपर गिरने आता है, इससे जो पत्तों में छेद हो जाए। और ऐसे ही लक्षण भाई फड़ यानी कि जो टिंडे के नीचे की छोटी पत्ती है कभी कभी टिंडे के ऊपर भी दिखाई दे हैं। कपास के रोगों का भाई आ जाए तो उसमें जो है ना एक तो सामूहिक रोकथाम नहीं करनी है आपने, सारी बातें नहीं रखना ध्यान। एक तो बीज उपचार करना है। पौधों को भाई भूमि तय जितने भी उत्पन्न रोग हैं, फफूंद है और बीज में रहने वाले जो जीवाणु हैं उनसे बचाव के लिए भाई फफूंदनाशक दवाइयां उपचारित करनी है। दवाई लेकर जिक्र करते रहे हैं, बीज उपचार करना बड़ा जरूरी हो जाए। अगर भाई कई ग्राम बीज ना उपचारित नहीं करेंगे, रोग रहित नहीं करेंगे, तो भाई पौधे जो है ना वो फिर बीमारी की चपेट में आ जाए। छिड़काव कार्यक्रम आपने चला के रखना है बिजाई के 6 सप्ताह बाद, या भाई कई ग्राम जून के जो अंतिम या जुलाई के पहले सप्ताह में स्ट्रेप्टोसाइक्लिन 6 से 8 ग्राम प्रति एकड़ और कॉपर ऑक्सीक्लोराइड 600 से लेकर के 800 ग्राम प्रति एकड़ की दर तय 150-200 लीटर पानी में मिलाकर 15-20 दिन के अंतर पर लगभग 4 छिड़काव आपने करने हैं। यदि गंधक 10 किलोग्राम प्रति एकड़ धुड़ें या बाई बावस्टिन 2 ग्राम प्रति लीटर पानी का छिड़काव करें तो देसी कपास का जो ग्रे मिल्ड्यू रोग है उसके ऊपर काबू पाया जा सका है। यो आपने ध्यान रखना है। तो जिक्र करें कि भाई जो कपास की फसल है उसकी देखभाल आपने किस डाल करनी है। एक बात और का जिक्र कर रहे हैं कि भी जो खेतों में चूहे हैं आम देखना मिल जाए, खास करके जड़ा कई ग्राम भाई ईख खड़े गन्ने खड़े हैं ओठा, तो खास करके चूहे का प्रकोप ज्यादा रहा है। तो खेत में चूहों की रोकथाम आपने किस डाल करनी है, क्योंकि भाई चूहे तो घर घर में ला लो, भाई खेत में ला लो, चूहे का कुछ नहीं पता होता भाई कहाँ पैदा हो जाए और किस तरह भाई इनसे बचाव करना है। इस बात की जानकारी भाइयों के लिए साझा कर रहे हैं, क्योंकि हमारा देश में कोई ऐसी जगह नहीं जरा कह कर चूहे का प्रकोप ना हो। भाई घर में ला लो, खेता में ला लो, जो हम भंडार गृह हमारे उनमें ला लो, सारी जगह या खड़ी फसल में लगा लो, सारी जगह जो है ना चूहे बिल बनाकर रन दे रहे हैं। और खास करके बात यह है कि जो घर में भंडारी जो अनाज आना है उसके साथ साथ भाई वो घर में कोई चूहे भी चली जाओ ना, जो हमारे कपड़े कीमती हुआ है उन्होंने भी काटते हैं, कागज हुआ, कोई किताबें हुआ, लकड़ी का कीमती सामान हुआ है उसने भी काटते हैं, तो काफी नुकसान करते हैं यो। और भाई खेता में सिंचाई जिस तरह कई बार देखे हैं पानी दे हैं, जो नाले बनावा उनमें भी जो है ना ये बिल बना कर रहे हैं। तो भाई कई बार समय समय पर ये काफी यानी किसानों को पहुंचा दे रहे हैं। और खेत में जो है ना चूहे अधिकतर भाई कई बार बिल बना कर रहे हैं और रात के समय खाना खोजने के लिए यो बाहर निकला है, कई बार देखा है सारे। और भाई
यूं तो भाई जहां भी खाना का सामान इन्हें मिल जाए और कई तरह या घर कर ले हैं और खेत खलिहान में हानि पहुंचाते हैं। चूहे भी दो तरह के हुए हैं। एक तो भाई बिलों में जो है ना मुंह खुला रखा है अपने बिल का। दूसरी प्रकार के जो चूहे हैं भाई बिल के अंदर भाई मुंह को मिट्टी तक ढकते हैं, जिस कारण इन्हें ना भाई आप अंधे चूहे भी कहते हैं। इनका प्रकोप भी कई बार जो है ना खेत में देखना मिलता रहा है। और भाई जो चूहे हैं ना इनका प्रजनन भी बड़ी तेजी से बढ़ता रहा है। क्या करें, एक मादा एक बारी में कम से कम भी 6 से लेकर 10 बच्चे को जन्म देते हैं। भाई चूहों को नियंत्रण की विधि तो न्यू है, क्योंकि सारे जाना है कि चूहों में जो है ना सूंघने की, सुनने की, खाने की, स्वाद चखने की विशेष शक्ति हुआ है, जिस तय भाई जो है ना इनका नियंत्रण करना बड़ा मुश्किल हो जाए। और अलग अलग जो स्थितियां भाई कई तरह अलग अलग अवस्थाओं में समय समय पर इनका नियंत्रण करना भी बड़ा जरूरी हो जाए। कई बार देखा है कि फसल की कटाई के बाद जब खेत खाली हो तो खेतों में पानी लगावा या सिंचाई करें तो चूहे जो है ना बिलते बाहर आ जाए। ऐसे समय भाई कई तरह डंडे ते लाठियां तो ना मार दें तो ठीक रहेंगे, नहीं तो होगा जगह फिर बिल बनावेंगे वहां। पिंजरे के प्रयोग ते भाई चूहे को पकड़कर पानी में डुबो कर मार दें। तो इस क्रिया में प्रयोग में लाने वाले जो पिंजरे हैं उन्हें धोकर साफ कर लें और उन्हें किसी प्रकार की गंध ना आए। और पिंजरों में इस तरह का खाने का सामान रखें जिससे चूहे जो है ना उसकी तरफ आ जाएं। कटे हुए जिस तरह गेहूं है, बाजरा है, चावल के दाने हैं, तो ऐसे स्थान पर पिंजरे रखने हैं जहाँ चूहों का आना जाना लगा रहा है। और 2-3 दिन चूहों को पिंजरे में ना फंसाएं ताकि उन्हें पिंजरों में आने जाने की आदत पड़ जाए। तो इस तरह भाई चूहों के जो है ना आप बचाव कर सको हो। एक विधि और है इसमें रासायनिक नियंत्रण के लिए। तो इसमें क्या है कि चूहों का जो नियंत्रण है भाई रासायनिक बैट द्वारा करा जा सका है। इस बैट की क्षमता क्या है कि जो यानी कि जो खाने वाला सामान है उसको जहर वाला बनाना है। इस बैट को स्वीकार करने पर बैट बनाने वाले जो पदार्थ है, इस तरह के गुण है, कण है, उनका स्वाद है, गंध है, उनके द्वारा चूहों का संतोषजनक नियंत्रण संभव हो सका है। तो यह तो हमने बात करी भाई चूहों की रोकथाम के बारे में। किसान कॉल सेंटर करा है भाई नंबर 1551। और इसी के अलावा एक कार्यक्रम जो है ना अंततः यहीं पर संपन्न हो रहा है। साले भाई ने दो इजाजत। अच्छा भाइयों, राम राम।